पूरा कैप्चर हो रहा है ना? हे हाय एवरीवन, आज हम थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ाते हैं। कल मैंने थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट आप लोगों को दिया था। आज फिर से हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखते हैं आप लोग कितना सीखे हो। एक तो आज से आप लोग नोट्स भी बनाना स्टार्ट कर देना। मैं आप लोगों को ट्यूटोरियल के लिए कुछ क्वेश्चन पेपर आपको गूगल क्लासरूम से मेल कर दूंगा। आप लोग वहाँ पे सॉल्व करके सबमिट कर देना वहाँ पे। एंड आप लोग नोट्स बनाना शुरू करो। कुछ पीडीएफ फॉर्मेट में भी मैं आपको नोट्स दिया करूंगा। आप वहाँ से गूगल क्लासरूम से आप एक्सेस करके पढ़ सकते हो। कल की क्लास की टाइमिंग भी सेम ही रहेगी, 4 to 5 ही फिजिक्स की। और सो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेट्स वी आर स्टार्टिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। Electrostatics. Okay, as the name implies, electro words comes from electron and static को हिंदी में स्थिर बोलते हैं, है ना? स्टैटिक मतलब होता है स्थिर। दैट इज जब कभी भी इलेक्ट्रॉन स्थिर रहेगा तो उसके इम्पैक्ट और उसके कॉजेस के इसमें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जब कभी भी हम जानते हैं कि एटम का 3 फंडामेंटल पार्टिकल है, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है बच्चे, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज। ESU, electrostatic unit, is also an CGS unit of charge, and electromagnetic unit is EMU, electromagnetic unit, ये भी चार्ज का SI यूनिट है। नाउ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻31 kg। अब हम जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है? एटम में, न्यूक्लियस में। एंड द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज द ऑर्डर ऑफ 10⁻15 मीटर। ये एक अप्रोक्सीमेट डेटा है। एंड साइज ऑफ एटम आप कह सकते हो 10⁻10 मीटर के ऑर्डर का होता है इसकी रेडियस। एटम का शेप स्फेरिकल होता है। एटम का शेप स्फेरिकल होता है, इसकी रेडियस 10⁻10 मीटर के ऑर्डर का है। सो इलेक्ट्रॉन हमारे किसी भी एटम में कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल में। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेल। सो आप अगर जो कोई भी एटम, ए नाम का एटम है बच्चे, किस ए नाम के एटम से अगर जो आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो उस एटम पे क्या आएगा? 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेट्स से m इज द मास ऑफ एन एटम एंड m डैश इज द मास ऑफ एन एटम जब वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है। अगर जो ए जो हमारा एटम है उस पे एक इलेक्ट्रॉन का हम एडिशन कर देते हैं तो आप मान लेते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो ए नेगेटिव आएगा, एंड एट दैट टाइम उसका मास m डबल डैश है। वैसे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा छोटा है कि इसे हम नेग्लेक्ट ही कर लेते हैं, बट अगर जो मैं इस चीज को कंसीडर करूं तो हम ऑर्डर लिखना चाहते हैं इन तीनों के मास का, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? जब इलेक्ट्रॉन आ रहा था, दैट इज m डबल डैश ज्यादा होगा देन m डैश। ओके, दिस इज द ऑर्डर ऑफ मास ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव का। हम जानते हैं कि किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर, जैसे हमने एक एटम लिया सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर क्या बताता है कि उस एटम के पास 11, जैसे सोडियम है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन होंगे, और सोडियम का मास नंबर 23 है। देयरफॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 23 माइनस 11 व्हिच इज इक्वल्स टू 12। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गया। आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऐसे निकाल सकते हैं। अगर तो सोडियम से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ बच्चे, तो क्या बनेगा? सोडियम प्लस Na प्लस। ये पॉजिटिव चार्ज कैसे होगा? इट मीन्स कि जब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 10 ही इलेक्ट्रॉन रह गया और यहाँ पे 11 पॉजिटिव प्रोटॉन है। सो नेट 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस पे अपीयर हो जाएगा। इन द सेम वे अगर जो मैं यहाँ पे क्लोरीन की बात करूँ, क्लोरीन की एटम नंबर 17 होता है। अगर जो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो Cl माइनस होगा, दैट इज 17 बोले तो 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 प्रोटॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन रह गया, तो एक एक्स्ट्रा जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। तो एक चीज हम यहाँ पे नोट में लिख सकते हैं, हम एक चीज यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी एटम के चार्जिंग के लिए, हम किसी भी एटम के चार्जिंग के लिए आइदर वो कैटायनिक होता है या एनायनिक होता है, दैट इज फॉर चार्जिंग ऑफ एन एटम one and only electron is responsible for charging। तो आप यहाँ पे नोट पे लिख सकते हो, only electron is responsible for charging। ओके, नाउ यहाँ पे एक ये नोट का फर्स्ट पॉइंट है। नोट का सेकेंड पॉइंट,
अब चार्ज का ट्रांसफर कैसे होगा? हम जानते हैं कि चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर है। तो आप एक इलेक्ट्रॉन आइदर दे सकते हो या एक इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, आप दो इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, दो इलेक्ट्रॉन ले सकते हो। दैट इज हमेशा चार्ज का इंटीग्रल ट्रांसफर हो सकता है, फ्रैक्शनल ट्रांसफर नहीं होगा। दैट इज चार्ज कभी भी टुकड़ों में नहीं होगा, आधा पौना, आधा चार्ज गया पौना चार्ज आया, ऐसा नहीं होगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और quantization of charge means what? Charge is always be quantized, that is integral multiple of electron Ne, where n is equals to 1 2 3 and so on. So चार्ज हमेशा अपने इंटीग्रल मल्टीपल में ही ट्रांसफर होगा। तो ये हमने चार्जिंग के बारे में सीखा। क्या होता है चार्जिंग के लिए? सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। इलेक्ट्रॉन हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बच्चे? सेल। सेल के अंदर सबसेल, सबसेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स, ये सारी चीज आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे न्यूक्लियस में होते हैं, जिसकी साइज 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है। हमारा एटम स्फेरिकल शेप में होता है, न्यूक्लियस भी का शेप भी स्फेरिकल होता है। एटम का जो साइज रेडियस रेडियस का जो ऑर्डर है वो 10⁻10 मीटर का ऑर्डर का है। इलेक्ट्रॉन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन आएगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे मैंने आपको मास का ऑर्डर लिखा है एंड हम यहाँ पे एक चीज कंक्लूड किया, दैट इज वन एंड ओनली इलेक्ट्रॉन इज रिस्पांसिबल फॉर चार्जिंग। एंड द नोट द सेकंड पॉइंट इज व्हाट? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दैट इज चार्ज इज ऑलवेज बी क्वांटाइज्ड, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में ट्रांसफर होगा। जैसे हम कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं, इन द सेम वे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी है। चार्ज नेदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। मतलब आप चार्ज बना नहीं सकते, आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बस एक फॉर्मेट एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर कर सकते हो, कैरी करवा सकते हो कुछ किसी भी तरह से। जैसे आने वाले समय में जब आप इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ेंगे तो वहां पे हम आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे। तो करंट जो है वो धारा की प्रवाह है। करंट को इट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज अ करंट। हिंदी में करंट को धारा बोलते हैं, वो आप आगे पढ़ोगे। और इन द सेम वे जब मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैट सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो वहां पे इन केस ऑफ सेमी, ओके अमन समझ में नहीं आया, वॉइस क्लियर नहीं है। आइए समझ में, थोड़ा वेट करो। आई ट्राई। आज देखो पहला क्लास है जो कि मैं इस तरह से फॉर्मेट में पढ़ा रहा हूँ। नो डाउट इसके पहले भी मैंने कुछ ट्राई किया है, बट हर एक फेलियर के बाद हर एक आइडिया फेल हुआ, फिर नया कुछ आइडिया आए, आपको समझ में आएगी। थोड़ा सा वेट करो। अच्छा लाउड बोलिए। ओके ठीक है, आप लोग सजेस्ट करो, जो भी प्रॉब्लम आ रही है मैं उसे सॉर्ट आउट जरूर करूंगा, है ना। थोड़ा पैसेंस रखो, मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है बच्चा, 12th क्लास में फिजिक्स को 3 सेक्शन में बांटा गया है। पहला पार्ट है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में टोटल 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं। दूसरा पार्ट है आपका ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को दो टुकड़ों में बांटा गया है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। एंड लास्ट वन इज द मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स में आपको सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडियो एक्टिविटी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सारी चीजें पढ़ना है, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड एक्सरे वगैरह पढ़ना है आपको। तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो आपके पास जो एनसीईआरटी होगा उसका फर्स्ट चैप्टर ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो फर्स्ट पार्ट है, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो वर्ड इलेक्ट्रो वर्ड्स कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन एंड स्टैटिक का हिंदी रूपांतरण स्टैटिक बोले तो स्थिर है। तो जब कभी भी इलेक्ट्रॉन स्थिर रहेगा उसके बारे में पढ़ना है आपको इस चैप्टर में। नाउ एटम का एटम का जो फंडामेंटल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1 -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम मास, ये मैंने लिख दिया। अच्छा प्रोटॉन पे अगर जो मैं चार्ज की बात करूं बच्चे, तो ये प्लस ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होगा। कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। देयर इज वन सीजीएस यूनिट भी होता है। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज व्हाट? ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट एंड इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट ई वन। और कूलम जो है आपका बच्चा ये ऐसा यूनिट है। नाउ हम जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आप इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे अगर जो मैंने सपोज दैट मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, ये हमारा न्यूक्लियस है जहाँ पे कंसंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं है। और हमारा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑटोनोमस सेल में इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। अगर जो इलेक्ट्रॉन्स को आप यहाँ से रिमूव करोगे तो एटम पे पॉजिटिव चार्ज अपियर होगा, और अगर जो किसी एटम पे एक इलेक्ट्रॉन ये रिमूव करने पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अपियर होगा। हम जानते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ही छोटा है, बट अगर जो इस छोटे माइन्यूट चीज को भी मैं कंसीडर करूं
तो जब आप एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे बच्चे तो नेट मास बढ़ेगा। नेट मास क्या होगा? तो सर यार आवाज क्वालिटी देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है साउंड में, वहां से जा रही है नहीं, या फिर चैट बॉक्स में देखो, बाकी जरा पूछना कि बाकियों को आवाज सही आ रही है। बच्चों क्या बाकी लोगों को आवाज सही आ रही है? जस्ट वेट करो बच्चे, आपको क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो रही है, इंप्रूव हो जाएगी ऑडियो क्वालिटी। हेलो हेलो, अब आवाज सही आ रही है बच्चों? आप लाइव में जहाँ पे वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे, आप वहाँ पे भी बता सकते हो कि ऑडियो क्वालिटी क्या है, ऑडियो सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है ना? आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कर दोगे, मेरा दूसरा फोन 95 82 45 85 94 वाला मेरे सामने ही है। मैं वहाँ पे आपके मैसेजेस सीन कर सकता हूँ, आप जो भी ग्रुप में देखोगे तो मैं यहाँ से सीन कर लूंगा आपके मैसेजेस को। अगर जो सही आ रहा है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे पढ़ाते हैं, ठीक है? चलो नाउ अब ये बताओ बच्चे, यहाँ से एक चीज हमने कंक्लूड किया, क्या कंक्लूड किया कि सर न्यूक्लियस का न्यूक्लियस को तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हम रजनीकांत नहीं है ना? हम रजनीकांत होते तो जरूर न्यूक्लियस को भी तोड़ देते, पर न्यूक्लियस तोड़ नहीं सकते, रजनीकांत भी नहीं तोड़ सकता। वो अलग बात है, वो फिल्मों में दिखाते हैं। ओके, तो न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन, हाँ, न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन मुझे मिल गया बस आपका रिप्लाई अमन। ठीक है बच्चे, जो भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ प्लीज कोऑपरेट करो। जो प्रॉब्लम आएगा आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो और लिंक पे भी कर सकते हो, कुछ भी लिख के भेजो, मेरे को दिख जाएगा यहाँ से और मैं उसे इम्प्रूव करूंगा, ठीक है? सो हम रजनीकांत नहीं है ना? तो न्यूक्लियस को हम तोड़ नहीं सकते, हम सिर्फ एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं और इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं। आप जब केमिस्ट्री पढ़ोगे, आपने कभी केमिस्ट्री 11th क्लास में थोड़ा बहुत ध्यान से पढ़ा होगा गलती से, तो कि जब कभी भी आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो या ऐड करना होगा, दोनों सूरत में आपको एटम को गैसेस स्टेट में लेके जाना पड़ेगा, तभी आप उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो या एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हो। अच्छा मैं बार बार एक एक बोल रहा हूँ, अरे थोड़ा थोड़ा करके कहा भाई, एक एक करके थोड़ी ना सारा सारा का सारा इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, है ना? तो आप मल्टीपल इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हो, उसमें आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा, जो कि फर्दर आप केमिस्ट्री में सीखोगे अच्छे से। अपना काम इधर इलेक्ट्रोस्टैट में, तो फिजिक्स है। तो यहाँ से मैंने एक चीज कंक्लूड किया, फॉर एटम टू बी पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज, वन एंड ओनली इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग। अगर जो इलेक्ट्रॉन किसी एटम से गया तो उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, देखो जैसे यहाँ पे, है ना? और अगर जो उस एटम पे इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो वो एटम नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर बताता है कि उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन और उतने ही प्रोटॉन है। जैसे हमने सोडियम के बारे में बताया आपको, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे? 11, और इसका मास नंबर 23 होता है। सो 11 एटॉमिक नंबर होने का मतलब होगा 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है? कभी भी चार्ज का फ्रैक्शनल ट्रांसफर नहीं होता। ऐसा नहीं होगा कि चार्ज आधा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 1.5 इलेक्ट्रॉन आ रहा है या 2.5 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमेशा चार्ज का इंटीग्रल ट्रांसफर होगा, और इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चार्ज को ही हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दैट इज क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। अब नेक्स्ट जो पार्ट है बच्चे, हमने चार्जिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ओनली इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग। सो अब जैसे मास का कंजर्वेशन पढ़ते हैं, मास कंजर्वेशन जब कभी भी, सपोज दैट मैंने एक सॉलिड सॉलिड मेटालिक स्फीयर लिया, मैंने एक सॉलिड मेटालिक स्फीयर लिया जिसका मास m था और इसे मान लेते हैं कोई चार्ज q है प्लस का, ओके? अगर जो इस मेटालिक स्फीयर को आप स्पीड ऑफ लाइट या कंपैरेबल स्पीड ऑफ लाइट से थ्रो करोगे तो इसका मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन। आइंस्टीन अंकल ने क्या बोला कि E is equals to mc square, energy would be converted into mass will be converted into energy whenever you are throwing a massive body with the speed of light or comparable speed of light। तो चार्ज क्या क्या होगा? क्या चार्ज भी कुछ कन्वर्ट हो जाएगा? चार्ज का कुछ नहीं रहेगा, चार्ज जैसा था वैसा ही रहेगा। सो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बच्चा, मेथड्स ऑफ चार्जिंग पे। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग के तीन तरीके हैं। पहला फ्रिक्शन, सेकेंड वन कंडक्शन, and the last one is induction। फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन। कभी कभी क्या होता है, जैसे आपको सर्दी लगती है तो सर्दियों में क्या करते हैं, हम हाथ रब करते हैं। तो जब हम हाथ रब करते हैं तो आप देखोगे कि हीट का ट्रांसफर होता है। इन द सेम वे जब कभी आप एक सिल्क का सिल्क सिल्क का क्लॉथ लिया और उस पर जब आप ग्लास रॉड को, ये ग्लास रॉड है,
ग्लास रॉड है, जब सिल्क के क्लॉथ पे सिल्क क्लॉथ पे ग्लास रॉड जब आप रब करोगे तो सिल्क के क्लॉथ पे आपको कुछ नेगेटिव चार्ज इस तरह से दिखाई देंगे, और इन दैट केस ग्लास रॉड ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है, तो जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया है उतना ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। ओके, इन केस ऑफ कंडक्शन, कंडक्शन में क्या होगा बच्चे कि सपोज दैट अगर जो आपने कोई सॉलिड मेटालिक का स्फीयर लिया और यहाँ पे कोई कंडक्टिंग वायर लेके आया, कंडक्टिंग रॉड है जिसपे ये कुछ चार्ज है इस तरह से, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, आपकी जैसी इच्छा है, आप पॉजिटिव रखना चाहते हो नेगेटिव चार्ज रखना चाहते हो आप यहाँ पे रख सकते हैं। अगर जो आपने इसे कोई कंडक्टिंग वायर से यहाँ पे कनेक्ट किया, कोई कंडक्टिंग वायर से आपने जैसे ही यहाँ पे कनेक्ट किया तो क्या होगा, हम जानते हैं इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो इसका अपना कुछ पोटेंशियल होगा। स्टार्टिंग में ये ऐसे ही रखा हुआ था तो इसकी पोटेंशियल जीरो होगी, आगे बताऊंगा कि क्या पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में। तो इसकी जो पोटेंशियल होगी जीरो होगी। कुछ समय के बाद क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा फ्रॉम ग्लास रॉड टू द स्फीयर। ग्लास रॉड से स्फीयर पे जब ट्रांसफर होगा बच्चे तो ये यहाँ पे सेंटर पे इस तरह से कंसाइड मतलब सेंटर पे सारे चार्ज आ जाएंगे या फिर इसके वॉल्यूम में इंटीरियर वॉल्यूम में आ जाएंगे। ये चार्ज का ट्रांसफर होगा तब तक जब तक कि दोनों का पोटेंशियल कॉमन पोटेंशियल वी डैश ना हो जाए। मान लिया मैंने इनिशियल पोटेंशियल इसका जो रॉड ग्लास रॉड का था, मतलब ये रॉड जो कंडक्टिंग रॉड है इसका वी है और ये जो स्फीयर था उसकी पोटेंशियल स्टार्टिंग में मैंने जीरो माना। जब ये चार्ज का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक कि इन दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, दैट इज वी डैश के बराबर बराबर ना हो जाए, तब तक चार्ज का ट्रांसफर होगा। सो तो उसके बाद क्या होगा, जब ये इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो चार्ज का ट्रांसफर रुक जाएगा। ये कैसा है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सपोज दैट एक मैंने पतला सा गिलास लिया है ना और दूसरा एक मोटा सा गिलास लिया। मोटे से गिलास में पानी भरा हुआ था और पतलू से गिलास में मैंने नीचे से एक पाइपलाइन के थ्रू कनेक्ट किया। तो ये क्या होगा बच्चे, अगर जो मोटे गिलास में पूरा का पूरा टॉप तक पानी भरा हुआ है और पतला गिलास खाली है तो ये दोनों मतलब नीचे मोटे गिलास से पतले गिलास में वाटर का ट्रांसफर होगा और टिल सेम हाइट, सेम हाइट मतलब एमजीएच, वो जो सेम पोटेंशियल तक सेम पोटेंशियल मेंटेन करेगा, वाटर का ट्रांसफर होगा। अच्छा, बोर्ड के बीच में लिखना है, किनारे में नहीं दिख रहा, ओके चलो ठीक है, बोर्ड बीच में ही आ गया मैं। कंडक्शन करवाओगे तो इस तरह से होगा, तो चार्ज का ट्रांसफर होगा तब तक जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, और सेम हो जाएगा तो कंडक्शन रुक जाएगा बच्चे। तो फर्दर आपको क्या दिखाई देगा, ये ग्लास रॉड आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा, कुछ पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा इस पे, और जो चार्ज यहाँ पे गया, अब हम जानते हैं कि ये जो पार्ट है भैया, ये जो सारा सारा पॉजिटिव चार्ज जो इस स्फीयर के वॉल्यूम में आया है ना, तो ये ड्यू टू द म्यूचुअल रिपल्सन, ये जो स्फीयर है, ये स्फीयर कैसा बच्चा, इट्स अ कंडक्टिंग, इट्स अ कंडक्टिंग स्फीयर। और अगर जो कंडक्टिंग स्फीयर है तो यहाँ पे चार्ज ड्यू टू द म्यूचुअल रिपल्सन ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, आपस में मतभेद होता ही है, अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है। सो ये क्या होगा बच्चा, ये पॉजिटिव चार्जेस रिपल्सन के तत्पश्चात ये रिपल्सन करने के बाद कहाँ जाएंगे, आउटरमोस्ट सरफेस पे इस तरह से रिसाइड हो जाएगा, ऑटोमोस्ट सरफेस है। अच्छा आप लोग ना ऐसा मत काउंट करना, ये काउंट करना मत स्टार्ट कर देना कि सर आपने तो एक दो तीन चार पांच पॉजिटिव चार्ज बनाया और यहाँ पे एक दो तीन चार पांच, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा मत करना, ये बस समझने समझाने के लिए है कि जो भी चार्जेस इसके वॉल्यूम में है वो म्यूचुअल रिपल्सन के कारण इसके ऑटोमोस्ट सरफेस पे रिसाइड हो जाएगा। तो ये हमारा जो सॉलिड मेटालिक कंडक्टिंग स्फीयर था न्यूट्रल, वो बाद में चार्ज हो गया। इन केस ऑफ इंडक्शन, इंडक्शन में क्या होगा बच्चे, सपोज दैट हमने एक ऐसा कोई रॉड लाया है ना, एक रॉड लाया और ये सॉलिड मेटालिक स्फीयर है, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, और ये जो रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज रॉड है। ओके, नाउ इस पॉजिटिव चार्ज रॉड को जैसे ही आप इस सॉलिड मेटालिक कंडक्टिंग स्फीयर के नजदीक लाओगे, क्योंकि ये कंडक्टिंग स्फीयर है तो इसके पास नंबर ऑफ चार्ज कैरियर की कमी नहीं है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेगा, कंडक्टिंग मेटेरियल स्फीयर के पास जो नेगेटिव चार्ज है उसको अपनी ओर यहाँ पे इस तरह से खींचेगा, और जितना इधर चार्ज खींचेगा उतना ही ये पॉजिटिव चार्ज इस तरह से अपोजिट साइड पे रिपेल कर देगा। नाउ अगर जो आप चाहते हैं कि आपका स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज हो जाए तो नेगेटिव साइड से ग्राउंडिंग कर देना, यहाँ पे जब आप नेगेटिव साइड से ग्राउंडिंग करोगे तो सारा का सारा नेगेटिव चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा। और यदि जो आप चाहते हो कि आप, अगर जो ऐसा हो गया, इन दैट केस आपका स्फीयर क्या हो जाएगा बच्चा, और जैसे ही ये सारा नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा ग्राउंड को, इस रॉड को हटा देना, तो जो रिमेनिंग पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू द म्यूचुअल रिपल्सन इसके ऑटोमोस्ट सरफेस पे रिसाइड हो जाएंगे इस तरह से। ओके, नाउ आप चाहते हैं कि सर मेरे को ना मेरा स्फीयर नेगेटिवली चार्ज चाहिए, तो कुछ नहीं करना, आप इस पॉजिटिव वाले साइड से इसे ग्राउंडिंग कर देना, तो ये ग्राउंड से अर्थ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होना, पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाना मुश्किल है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा फ्रॉम ग्राउंड टू योर स्फीयर और सारे जो पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा,
जैसे ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, आप इस ग्राउंडिंग वाले पार्ट को ये स्विच से कनेक्ट कर लिया करो, है ना, यहाँ पे स्विच लगा लिया करना। ओके, तो जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हट गया बच्चे, आफ्टर दैट यू विल गेट नेगेटिव चार्ज, और ये सारे नेगेटिव चार्ज म्यूचुअल रिपल्सन के कारण इसके आउटरमोस्ट सरफेस पे इस तरह से रिसाइड कर जाएंगे। ओके, इस तरह से रिसाइड हो जाएंगे। सो इन मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग कितना बच्चा? पहला फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन। फ्रिक्शन में क्या होगा, आप एक ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ पे रगड़ोगे तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा सिल्क के क्लॉथ पे, और बाद में आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। दूसरा, जब कभी कभी इसका केसेस ऐसा होता है, जब आप कंघी कॉम वगैरह करते हो, ऐसे ऐसे करोगे तो देखते होगे कि कागज भी, ये कॉम मैग्नेटाइज हो जाता है और कागज के कुछ छोटे छोटे टुकड़े उसमें चिपकने लगते हैं। नाउ इन केस ऑफ कंडक्शन, एक कंडक्टिंग रॉड लिया बच्चा जो हाईली मतलब पॉजिटिव चार्ज था, जिसका अपना स्टार्टिंग में कुछ पोटेंशियल था, उसको मैंने एक न्यूट्रल मेटालिक स्फीयर से जोड़ा, तो चार्ज का ट्रांसफर हुआ टिल तब तक जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए। सेम पोटेंशियल करना जरूरी है, तो चार्ज का ट्रांसफर होगा, और उसके बाद फिर जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो चार्ज का ट्रांसफर रुक जाएगा। चार्ज का ट्रांसफर रुक गया, बाद में आपको ये जो सारे के सारे इसके वॉल्यूम में देते पॉजिटिव चार्ज, वो कहां पे दिखाई देंगे? म्यूचुअल रिपल्सन के कारण ऑटोमोस्ट सरफेस पे दिखाई देगा। एंड इन केस ऑफ इंडक्शन, आप इस मेटालिक रॉड को आप एक न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर के नजदीक लाओगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को अपनी ओर खींचेगा, और सेम अमाउंट में इधर पॉजिटिव चार्ज अपीयर करेगा। और आप अगर जो अपने रॉड को, अपने स्फीयर को चाहते हो पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज से नेगेटिव वाले पार्ट को इसे ग्राउंडिंग करो, और अगर जो नेगेटिव चार्ज स्फीयर चाहते हो तो पॉजिटिव वाले पार्ट से आप ग्राउंडिंग कर दो। सो ये अभी तक जो हमने पढ़ा, दीज आर द मेथड्स ऑफ चार्जिंग, और ये चार्जिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है इस वाले पार्ट को। इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं कि डिफाइन विच ऑफ द फॉलोइंग, उसमें से क्वांटाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर जो आ गया है अच्छे से समझ में, तो प्लीज एक बार मेरे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में रिप्लाई कर दो, हाँ सर समझ में आ गया, व्हाटएवर जो कर सकते हो। फिर मैं इसके आगे आपको नेक्स्ट है कूलम्ब्स लॉ, जो मैं पढ़ाने वाला हूँ। अमान, तुषार, बच्चों, वैभवी, कनिष्का, मुस्कान, श्रुति, आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो बच्चे, जो मैंने अभी तक जितना भी पढ़ाया व्हाट्सएप वाले ग्रुप में मैसेज करना, ठीक है? व्हाट्सएप वाले ग्रुप में मैसेज करो जरा, कोई भी, एनीवन, एवरीवन, थोड़ा मैसेज करो फटाफट। अगर जो कोई डाउट है यहाँ तक किसी भी टॉपिक में, उसे मैं रिप्लाई करूंगा, और नहीं तो हम फिर आगे कॉलम्स को पढ़ाते हैं आपको। वैभवी, क्या आप हो बच्चे? कनिष्का, आई नो आप लोग क्लास में पढ़ लिए हो ठीक है। हाँ चलो ठीक है। मुस्कान, पहले पढ़ा था ना, थोड़ा रिवाइज करना, इससे रिलेटेड क्या होगा? ओके, गुड। बच्चे, इन सब से, ये जो टॉपिक जितना भी मैं पढ़ाऊंगा, इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ ट्यूटोरियल, कुछ असाइनमेंट आपको गूगल क्लासरूम पे भेजूंगा। आप लोगों को मैंने गूगल क्लासरूम पे ऐड कर लिया, जिन्हें नहीं ऐड किया उसे आज मैं ऐड कर लूंगा। आप लोग वहां से एक्सेस कर सकते हो अपने लिए ट्यूटोरियल से। ज्यादा नहीं, चार पांच क्वेश्चन, चार चार पांच पांच क्वेश्चन करेंगे, 5 क्वेश्चन ईच डे, एवरी डे, और बड़े मजेदार क्वेश्चन किया करेंगे। ओके, तो जो 5 क्वेश्चन जैसे सपोज दैट मैंने आपको गूगल क्लासरूम में दूंगा, तो उसे एज ए ट्यूट सॉल्व करना। नहीं होगा तो कल क्लास स्टार्ट होने से पहले ही, कल क्लास स्टार्ट होने से पहले ही मैं उन सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। ओके, और स्टिल कोई डाउट रह जाता है तो एनी टाइम आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो, समझ सकते हैं। ओके, ये वैभवी कहाँ है भाई? ये देखो, ये देखो, कहाँ है, कहाँ है वैभवी? चलो नेक्स्ट आते हैं बच्चा। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। अब आए, आ गए ठाकुर, थैंक यू। नेक्स्ट है कूलम्ब्स लॉ। अच्छा एक चीज और, अपनी अंग्रेजी थोड़ी खराब है ना, तो थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो तो एडजस्ट कर लेना, बाकी अपना कॉन्सेप्ट बड़ा तगड़ा है। कूलम्ब्स लॉ, ठीक है बच्चा। अब जैसे ग्रेविटेशन में हमारे न्यूटन अंकल थे, उसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कूलम्ब अंकल, बहुत सारे फिजिशियन थे जिन्होंने अपना अपना नाम, अपना अपना योगदान दिया, और इन्हीं सब के अपने कह सकते हो उनके रिसर्च का परिणाम है कि हमारे ऊपर ये बोर्ड और ये आईटी वगैरह वगैरह ये सब डंडा करता रहता है कि भैया आप ये क्वेश्चन करो, ऐसा क्वेश्चन करो। अगर जो ये लोग नहीं होते
तो कितना अच्छा होता, हम लोग आराम से घर में बैठ के, जैसे अभी लॉकडाउन में खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं। बट इन्हीं लोगों के अपने अपने कर्मों का परिणाम हमें भुगतना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम। बट इनका होना जरूरी था, क्योंकि अगर जो ये नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होता, तो आज अपने घर में बैठ के मोबाइल चला रहे हो, टीवी देख रहे हो, इतने अच्छे से लाइव कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम पढ़ पा रहे हैं, तो इन्हीं सब का योगदान है। तो इन्होंने जो कुछ भी अपना कार्य किया है अपने जीवन में, इसे थोड़ा सा पॉजिटिवली लेते हैं और थोड़ा इंटरेस्ट के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग मुझे कॉपरेट करना, और मैं आप लोगों के लिए 24/7, 24 आवर आपके लिए अवेलेबल हूँ। कभी भी कॉल कर सकते हो, कॉन्फ्रेंस पे, कैसे भी, एनीवेयर, किसी भी तरह से कोई भी डाउट हो तो हम उस चीज को करेंगे। ठीक है, चलो अब आते हैं कुलम्ब्स अंकल। कुलम्ब्स ने अब आप जैसा ग्रेविटेशन, आप 11th में ग्रेविटेशन पढ़े हैं बच्चे, तो ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक एक दूसरे का एनालॉगी है। इन ग्रेविटेशन वहां पे जो भी होगा मास होता है, इलेक्ट्रोस्टैट में चार्ज रहेगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है बच्चा, व्हेन देयर इज अ टू मैसिव बॉडी, अगर जो दो मास है, एक इधर है एक इधर मास है, m1 m2, दो मैसिव बॉडी है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स, दो मैसिव बॉडी क्या करता है, अट्रैक्ट ईच अदर। किसने बोला, न्यूटन ने। न्यूटन ने बोला भैया कि दो मैसिव बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो वहां पे एक जी आता है, कैपिटल जी, जिसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। इन द सेम वे कुलम्ब्स ने भी बोला कि अगर जो भैया यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज Q1 नाम का चार्ज है, यहाँ पे एक Q2 नाम का चार्ज है, ठीक है बच्चे, ये दोनों चार्ज स्मॉल r डिस्टेंस से सेपरेटेड है, देन अकॉर्डिंग टू द कुलम्ब्स लॉ force is directly proportional to the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of distance between the charges। ये दो इक्वेशन कूलम ने बोला। जब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करोगे बच्चे फ्रॉम 1 and 2, then force would be directly proportional to the Q1, magnitude of Q1, magnitude of Q2 upon r square। ठीक है बच्चों, अगर जो इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाओगे then you will get 1 upon 4 pi epsilon naught। ये एक तरह का कांस्टेंट है, याद कर लेना, Q1 Q2 upon r square। ठीक है बच्चे, ये आप याद करेंगे। इस 1/4 मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसे बार बार के लिखता हूँ, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और ये बार बार मॉड लिखना भी मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो मैंने मान लिया कि जब मैं Q1 Q2 लिख रहा हूँ, देन अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। व्हेनेवर यू आर रिमूविंग योर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यू आर गेटिंग 1/4 pi epsilon naught, व्हिच इज, जिसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये के क्या है बच्चा, अच्छा फोर्स का ऐसा यूनिट जानते हो ना, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चा, न्यूटन। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम। और ये आर, आर क्या बच्चा, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर। अभी हम आपको ये भी इसके यूनिट और यूनिट्स के बारे में भी बताएंगे आपको। अच्छा ये जो के है, के का वैल्यू कितना है, 1/4 pi epsilon naught। ठीक है बच्चा, 1/4 pi epsilon, के को जब इस पूरे पार्ट को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 9 इंटू 10⁹। अगर जो के यूनिट की बात करें तो ये देखो न्यूटन है, ये मीटर स्क्वायर है, तो ये इधर ले आओगे न्यूटन मीटर स्क्वायर, कुलाम इंटू कुलाम, कुलाम स्क्वायर हो गया। तो आप कह सकते हो कि ये जो के भाई साहब है, इनका जो यूनिट होगा, इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। गुड। अब आप कहोगे सर ये एप्सिलॉन नॉट आपने लिखा, ये क्या है, ये जो एप्सिलॉन नॉट है बच्चा, एप्सिलॉन नॉट कहलाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12। अब अगेन परमिटिविटी का यूनिट क्या होगा, तो देखो ये एप्सिलॉन नॉट वाला पार्ट को इधर ले आओगे तो फोर्स यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ऊपर में न्यूमरेटर में क्या बचा, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ। तो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आ गया। ओके, तो ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स का एक्सप्रेशन लिखा है बच्चा, जब यहाँ पे इन दोनों चार्जेस के बीच में कौन सा मीडियम है, एयर, जब एयर मीडियम है, कूलम्ब्स का दिस इज केस वन। केस वन, केस वन में क्या लिखोगे, कुलम्ब्स में, कुलम्ब्स हेडिंग डालना, सेकंड टॉपिक है, कुलम्ब्स में केस वन डालोगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस व्हेन देयर इज अ एयर मीडियम। अच्छा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन जब सेम चार्जेस होगा तो रिपेल करेगा, अपोजिट चार्जेस होगा तो अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो अट्रैक्शन और रिपल्सन वाला जो फोर्स है वो किसके अलोंग मिलेगा, तो ये दोनों तो देखो, ये जो लाइन जॉइनिंग चार्जेस है बच्चे, ये डॉट 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 मैंने कर दिया, ये जो लाइन जॉइनिंग चार्जेस है, अगर जो ये दोनों सेम नेचर का है तो इस पे ये Q1 इधर की ओर फोर्स लगाएगा, तो ये 2 है ना, तो आप कह सकते हो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके चुटिया पे हम एरो लगा देते हैं। अगर जो मैं इस पे बात करूंगा फोर्स इसके कारण, तो आप क्या लिखोगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू Q,
ड्यू टू टू, तो F12 आप ऐसा लिखोगे, ये विक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर जो ये दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के होते बच्चा, तो ये जो लाइन जॉइनिंग चार्जेस है ये इधर की ओर आप एरो बनाते हैं, ऐसा इधर की ओर ऐसा ऐसा एरो बनाते हैं अपोजिट होता तो। ओके, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द टू चार्जेस। तो कूलम्ब का जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन acting between two charges is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them। हमेशा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन लगेगा वो लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस के अलोंग ही लगेगा। नाउ हम सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ फॉर कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम। केस सेकंड, केस सेकंड है बच्चा कूलम्ब्स लॉ फॉर कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम। व्हाट डज इट मीन? इट मींस कि ये दोनों चार्जेस था Q1 और Q2, मैं इसे पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, Q1 और Q2। Q1 और Q2 जो चार्जेस है दोनों के बीच में डिस्टेंस हमारा R है। अब इन दोनों के बीच में मैंने यहाँ पे एक मीडियम डाला, मतलब उठा करके इसे पानी में डाल दे, तेल में डाल दे, कहीं भी डाल दे, उस मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। अच्छा, ये वाला जो K है बच्चा वो कैपिटल K है और ये वाला K स्मॉल K है। ओके, ये स्मॉल K जो है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम है। तो आप अगर जो यहाँ पे ऐसा लिखते हैं कि भैया ये दोनों जो फोर्सेस है जो किसी मीडियम में रखा गया है, तो वो फोर्स होगा क्या? फोर्स इन मीडियम इज सिंपली इज इक्वल्स टू व्हाट? फोर्स इन एयर, सिंपली जो एयर में फोर्स था अपॉन ये जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है स्मॉल के, उससे भागा दे दो तो आपको ये मिल जाएगा। क्या मिलेगा? फोर्स इन मीडियम। फोर्स इन एयर जो आपने प्रीवियसली जैसे कैलकुलेट किया था वैसे ही करना है मेरे को। अच्छा, ये जो स्मॉल के बच्चा इसका रेंज क्या होगा? स्मॉल के का रेंज लेस देन इक्वल्स टू इनफाइनाइट और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। 1 इज टेकन फॉर एयर एंड इन्फिनिटी इज टेकन फॉर, किसके लिए इन्फिनिटी किसके लिए लेते हैं? हम मेटल के लिए लेते हैं, मेटल के लिए इन्फिनिटी लेते हैं। ठीक है बच्चे, तो आप इस तरह से इसे निकाल लोगे कि किसी भी फोर्स के जब कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मीडियम में रखा रहेगा तो आप डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे निकालोगे। अच्छा, जरा सा थोड़ा सा इस वाले पार्ट को मैं और एक्सप्लेन कर लूं, तो कैसे लिखेंगे? फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो के है इसको कभी कभी हम एप्सिलॉन भी लिखते हैं, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, इसे आप एप्सिलॉन आर कह सकते हो, रिलेटिव परमिटिविटी, है ना? क्यों? क्योंकि ये जो देखो बच्चा जो के है, आप के इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम, है ना? तो के बेसिकली है क्या? ये दो फोर्स का रेशियो है। फोर्स तब बिटवीन चार्जेस कब? जब एयर में प्रेजेंट था। फोर्स तब जब वो दोनों चार्जेस मीडियम में प्रेजेंट था। तो ये रेशियो है, तो कायदे से ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। ये कैसे बच्चा? एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। ये बेसिकली एक रिलेटिव टर्म है, दैट इज फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस। इट इज द रिलेटिव ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। एयर और मीडियम का रेशियो है। ठीक है, तो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन आर, और दूसरा सॉरी इस वाले पार्ट को फोर्स इन एयर आप जब ये लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये वाला पार्ट आप लिखेंगे ना यहाँ पे बच्चे। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आ गया, और ये एप्सिलॉन आर क्या है? ये के के जगह पे मैंने रिप्लेस कर दिया, मतलब इस के जगह पे आप एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, नाउ अब जो एक्स्ट्रा टर्म बच गया वो क्या है? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन आर इज द रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये जो बना है ये बेसिकली है क्या? दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, सो एब्सोल्यूट परमिटिविटी इट इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो आप यहां से कह सकते हैं देयर आर रिलेटिव परमिटिविटी, इट इज नथिंग, इट इज सिंपली एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मेमोराइज करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है इसकी। बच्चों, ये दोनों केस समझ में आया क्या? दैट इज फोर्स बिटवीन टू चार्जेस जब एयर में प्रेजेंट होगा, और ये तब है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस जब कंप्लीटली फील्ड मीडियम होगा। फॉर कंप्लीटली, फॉर कंप्लीटली फील्ड मीडियम, जब कोई मीडियम यहाँ पे इंसर्ट कर दोगे तो फोर्स क्या होगा, और ये जो फोर्स है तब जब आपको पूरी मीडियम में होगी। ये वाला पार्ट कुछ इस तरह से आता है। एवरीवन थोड़ा बताओ, रीजन की कोई प्रॉब्लम है क्या? यहाँ पे आ सकता है थर्ड केस? बच्चों ये वाला पार्ट अगर ये वाला पोर्शन दिखता है तो ये यहाँ पे थर्ड केस आ जाएगा। आप मैसेज करके रिप्लाई करो जरा, मैसेज करो मेरे व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे। ये दोनों केस समझ में आ गया सबको तो ठीक है, नहीं तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा।
बच्चों कोई है? अरे कोई लाइव है क्या? सुब्रह, सुब्रह, आप ऑनलाइन हो बच्चे? थर्ड केस जो है बच्चा, अगर जो वैसे तो मैं आप लोगों को जैसा मैंने अभी बोला कि जो भी मैंने आज पढ़ाया है उसका नोट्स आपको स्कैन फॉर्मेट में मिल जाएगा। आपको पहले ही नोट्स में दे दूंगा। और अगर जो आप लोग साथ ही साथ नोट्स बना रहे हो तो जो मैं बोल रहा हूँ स्टेटमेंट आप लिखते जाना, ठीक है? थर्ड पार्ट है कूलम्ब्स लॉ फॉर पार्शियली डाइलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम। व्हाट डज इट मीन कि अगर जो कोई भी दो चार्जेस यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट है, लेट्स से इट इज Q1 और ये Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है बच्चा वो R है। हमने क्या किया, यहाँ पे छोटे से पार्ट में कुछ ऐसा रख दिया। हमने छोटे से पार्ट में यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा जिसकी थिकनेस लेट इट बी T है और इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो आपको इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन जो कुछ भी लगने वाला होगा, जो भी फोर्स होगा अट्रैक्शन या रिपल्सन का, वो कैसा होगा और कितना मैग्नीट्यूड होगा, इसके बारे में पढ़ना है। तो ये पढ़ने से पहले एक आपको इसी का एक सब पार्ट पढ़ना है, वो कहलाता है कंडीशन फॉर फोर्स बिटवीन चार्जेस प्लेस्ड इन अ डिफरेंट मीडियम टू बी आइडेंटिकल। दो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम है। मीडियम मान लेते हैं ये हमारा मीडियम मीडियम 1 है और ये हमारा मीडियम 2 है। और इन दोनों मीडियम में जो दो चार्जेस को मैंने रखा है, इन दोनों चार्जेस दैट इज Q1 और ये Q2, ये हमारा पूरा कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम है। मैंने मान लिया यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और यहाँ पे जो है वो K2 और यहाँ K1 है और यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बच्चा वो K2 है। स्टिल यहाँ पे डिस्टेंस R2 है और यहाँ पे डिस्टेंस R1 है। तो अगर जो यहाँ पे फोर्स की बात करो बच्चा, फोर्स इन मीडियम 2 इट वुड बी मीडियम 2, इसे क्या लिखोगे आप? सॉरी छोटा लिखा गया, बड़ा लिख देते हैं। फोर्स इन मीडियम 2 इज इक्वल्स टू के, के तो जानते हो ना, 1/4 है। तो के इंटू Q1 Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे ये जो हमने फोर्स लिखा है बच्चा, ये फोर्स इन एयर वाला पार्ट है। अब यहाँ पे हम किससे भागा देंगे? जो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2, इससे हमने यहाँ पे भागा दे दिया। नाउ यहाँ पे फोर्स इन मीडियम 1 लिखोगे देन इट वुड बी K। ये K है क्या? 1/4 एप्सिलॉन नॉट वाला पार्ट। K Q1 Q2 अपॉन K1 R1 स्क्वायर, लाइक दिस। अब मैं चाहता हूं कि ये दोनों फोर्स सेम हो जाए, मेरी इच्छा है ऐसी। हम यहाँ पे चूंकि हम क्या है, होनहार आदमी है, हमारी इच्छा है, हम इंसान है, इंसान की इच्छाओं का कि कोई कमी नहीं होता, ठीक है? मेरी इच्छा है कि ये दोनों सेम हो जाए बच्चों। तो सेम अगर जो आप इन दोनों को इक्वेट करोगे, सेम सेम करोगे, तो देखो कौन सा पार्ट, कुछ पार्ट जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। कौन सा? इसका न्यूमरेटर वाला पार्ट। ये दोनों पार्ट सेम है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अगर जो कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा 1, यहाँ भी 1। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये वाला पार्ट इधर, ये वाला पार्ट उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो? K1 R1 स्क्वायर इज इक्वल टू K2 R2 स्क्वायर। अच्छा, अगर जो ऐसा हो गया बच्चे, मैंने मान लिया कि जो K1 R1 है, K1 जो मीडियम 1 है, अब हम यहाँ पे कुछ एजम्पशन कर रहे हैं कि मीडियम 1 जो है वो एयर है। अगर जो ये एयर है तो इसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट इज K1 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा? 1। और इसके जो बीच में जो डिस्टेंस है उसे मैं R एयर लिख देता हूँ। दैट इज जो R1 है, R1 को लिख देता हूँ मैं R एयर। अच्छा, ये जो मीडियम 2 है, इस वाले पार्ट को मैंने कुछ लिख दिया ऐसा, कुछ भी मीडियम, कोई भी मीडियम है, ठीक है? यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है उसे मैंने बोल दिया K है, एंड इसका जो R2 डिस्टेंस है उसे मैंने R मीडियम कह दिया। ओके, तो अब ये बच्चा, अब इन दोनों पार्ट को यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको जो मिलेंगे, K1 के जगह पे 1 लिखोगे तो 1 इंटू R1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू K इंटू, अच्छा ये R1 के जगह पे आप R एयर लिख लो, ठीक है बच्चा? R मीडियम का स्क्वायर, ठीक है? तो R एयर इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? R इक्वल्स टू R एयर इज इक्वल्स टू रूट अंडर K
इंटू आर मीडियम। ये जो आर एयर है बच्चा, ये कहलाता है एयर इक्विवेलेंट डिस्टेंस, एयर इक्विवेलेंट डिस्टेंस। ठीक है, इट मींस कि जो आपने ये मीडियम यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है, इसका एयर इक्विवेलेंट डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, दिस इज योर एयर इक्विवेलेंट डिस्टेंस विच इज इक्वल टू रूट के इंटू आर मीडियम। अब जरा सा देखो, हम फॉर्मुलेट करते हैं यहाँ पे, इसमें करना कुछ नहीं है, ये बस समझाने के लिए लिख दिया। जिन लोगों को आईआईटी जेईई या नीट की पेपर देना है या फिर जो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पेपर देना चाहते हैं, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। जो लोग बोर्ड वाले स्टूडेंट है, जो बोर्ड का ही एग्जाम देना है, तो जो केस 1 और केस 2 पढ़ा है, उसकी दुनिया वहीं पे खत्म हो जाती है। अभी केस 6-7 केस पढ़ाऊंगा कुलम्स लॉ का पूरा इन डिटेल्स। तो वो जो पहला और दूसरा पार्ट है, सीबीएसई जितने भी स्टेट बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड वाले हैं, उनकी बस वहीं तक लिमिट है। केस आगे के जो केस है, तीसरा चौथा पांचवा, वो सब नहीं आने वाला इधर। अच्छा, ये जो है वो केस 3 है जिसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। केस 1 क्या था बच्चा? केस 1 इज अ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन देयर इज अ एयर फील्ड मीडियम। दूसरा पार्ट केस 2 जो था बच्चा, वो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन देयर इज अ डायलेक्ट्रिक मीडियम, कंप्लीटली फील्ड डायलेक्ट्रिक मीडियम। ये तीसरा पार्ट क्या है? व्हेन देयर इज अ पार्शियली डायलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम। इन दैट केस आप क्या लिखोगे? फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4πε0। आपको पता है ना इसे हमें क्या लिखते हैं? इसे हम हमेशा के लिखते हैं। मेरे को अच्छा नहीं लगता है ऐसा, मेरे को अच्छा नहीं लगता 1/4πε0 लिखना है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी फ्री स्पेस है, जो कि 8.85 इंटू 10⁻12 होता है। और के का वैल्यू क्या था बच्चा? जब इसे सॉल्व करोगे तो 9 इंटू 10⁻9 आ जाता है। इस कांस्टेंट को याद रखने का अपने को आगे जरूरत पड़ेगी इसकी। अपॉन इंटू क्या लिखोगे बच्चा? Q1 Q2 अपॉन, देखो ये क्या है? K Q1 Q2 अपॉन, हम क्या लिख देते थे जब एयर है, जब एयर कंप्लीटली एयर होता तो, जब एयर होता था तो आर का स्क्वायर। बट यहाँ पे एयर नहीं ना, थोड़े से पार्ट में एयर है, थोड़े से पार्ट में एयर और थोड़े से पार्ट में कोई मीडियम है। ओके, ये जो आर है ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो आप लिखोगे आर माइनस टी। हमने आर में से टी क्यों घटाया? क्योंकि आर डिस्टेंस है ये जो दोनों चार्जेस के बीच में, टी घटाया क्योंकि वो ये जो डायलेक्ट्रिक स्लैब डाला है उसका लेंथ है, इसे मैंने हटा दिया। तो जो हटाया तो मुझे कुछ ऐड भी करना पड़ेगा, क्योंकि इस डिस्टेंस का भी तो अपना कुछ इंपैक्ट होगा। तो वो कहलाता है वही मीडियम इक्विवेलेंट, एयर इक्विवेलेंट डिस्टेंस, जो कि रूट के टाइम्स रूट के। व्हाट इज के ओवर हियर? ये वाला जो के है वो स्मॉल के है बच्चा, वो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मीडियम का, और ये आर मीडियम का डिस्टेंस ऑफ द डायलेक्ट्रिक मीडियम। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? प्लस रूट अंडर के इंटू टी का होल स्क्वायर। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। मतलब थोड़ा सा इधर सुंदर सुशील टिकाऊ तरीके से लिखे तो कैसा होगा बच्चा? आर इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर माइनस टी प्लस रूट अंडर के टी का होल स्क्वायर, लाइक दिस। आपको बस ये याद रखना है। ओके, जहां पे के क्या है? ये वाला के 9 इंटू 10⁻9 है। Q1 Q2 हमारा प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस है। R इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस है। माइनस का T इज द थिकनेस ऑफ डायलेक्ट्रिक मीडियम, ये जो थोड़ा सा पार्ट है। और ये रूट के प्लस रूट के टी क्या है बच्चा? इस डायलेक्ट्रिक स्लैब जो छोटा सा पार्ट आपने डाला है उसका एयर इक्विवेलेंट डिस्टेंस, है ना? तो आपको बस ये याद रखना है और आप यहाँ से सवाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके ये पार्ट आते ही यहाँ पे मेरे असाइनमेंट में एक क्वेश्चन आता है। और ये क्वेश्चन जैसे जब मैं आपको रियल क्लासरूम में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जिन लोगों ने भी फिजिक्स पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैट में, तो वहां पे क्या है, इसके जस्ट बाद मैंने एक क्वेश्चन करवाया था। अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास क्वेश्चन है नहीं। अगर जो मैं क्वेश्चन बोल के लिखवाता हूँ तो आप लिख तो लोगे, लेकिन सॉल्व कैसे करोगे? सॉल्व करोगे तो मैं देख नहीं सकता। तो ये पार्ट क्या होगा, मैं आपको एक ट्यूटोरियल आज तैयार करूंगा 5 क्वेश्चन का, उसमें से ये क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, एंड वो क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा। अब जैसे आज रात में आप सॉल्व करोगे, ठीक है, कल जब हमारी क्लास स्टार्ट होगी तो पहले हम उन क्वेश्चंस को देख लेंगे। आपके पास क्वेश्चंस होगा, आपको जो आपके पास जो थ्योरी है ये थ्योरी भी होगा, और इस आइडियाज को हम पहले एग्जीक्यूट कर लेंगे। एक मिनट रुकना बच्चे। हेलो, हाँ सर, बस पता नहीं क्या टाइम हो गया क्या? हाँ, अभी 5-10 मिनट में फ्री होऊंगा, क्लास ही ले रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो? आप भी थे क्या लिंक में? तो यहाँ पे इसके बाद मेरे 2-3 क्वेश्चंस हैं, वो आपको आज ट्यूटोरियल के तौर पे मैं आपको दे दूंगा। आगे जो है हमारा नेक्स्ट वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, दैट इज केस थर्ड, केस फोर्थ, केस केस फोर्थ है बच्चा,
Case 4 is the vector form of Coulomb's law. Case 4 is what? Vector form of Coulomb's law. आप स्टेटमेंट चाहते हो लिखना तो लिख लो, और आज यही रहने देते हैं। देखते हैं आज का पार्ट क्या रहता है। एक बार मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ वो देख लूँ, उसमें अगर जो कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी, कुछ करेक्शन होगा तो उसे मैं करता हूँ। आपको लगता है कि हाँ कुछ इंप्रूवमेंट होना चाहिए या कुछ करेक्शन होना चाहिए, तो आप मुझे सजेस्ट करो और फीडबैक बताना कि कैसा लगा ये वाला पार्ट। अभी मेरे पास 2-3 आइडियाज और है, उसे एग्जीक्यूट करने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि अकेला हूँ, कितना काम करूंगा अकेले अकेले, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा कॉपरेट करो, घर पे रहो, खुश रहो, हेल्दी रहो, और थोड़ा पढ़ाई कर लो। ओके बच्चों, बाय। टुडे के लिए पैकअप।